Hello and welcome to Learning Ingenuity. My name is Toshendra and let us begin today's session. Today we will be talking about metals and non-metals and how do they react. And this is the sequel of the previous lecture where we had talked about the properties of metals and how do they react with some of the components. Now let's talk further in the chapter. So till now we have studied, we are studying one of the reactions of metals, and in continuation the reactions of metals with the solutions of other metal salts, right? So metals कैसे किसी दूसरे metal salt से react करते हैं, ठीक है? तो वो reaction कैसे होती हैं, we are going to talk about that. तो इसके लिए एक activity दे रखी है, perform an experiment to compare the reactivity of metals. उससे हम decide कर पाएंगे इस experiment से कि metals की reactivity कैसे है, कौन क्या चीज़ डिसाइड कर रही है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, राइट? कि कौन सा मेटल है वो ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है और कौन सा मेटल है जो कम रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसके लिए हमें वेरियस टाइप ऑफ मेटल्स चाहिए, जैसे कि आयरन, कॉपर, फिर सॉल्यूशन चाहिए सॉल्ट, मेटल सॉल्ट लाइक कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, 2 test tubes where we will be reacting them, and test tube stand because these are chemicals and we cannot just hold them in our hands, so we need to keep them safe, and corks and thread, right? Alright, so take a clean copper wire and an iron nail, suspend the copper wire in one test tube and iron nail in the other tube with the help of a piece of thread, ठीक है? तो ऐसे धागे से बांध करके, ठीक है, और कॉपर वायर एक टेस्ट ट्यूब में और आयरन नेल एक टेस्ट ट्यूब में रखनी है लगा करके, जैसे ये इमेज में दे रखा है, ठीक है? ध्यान से इमेज को देखेंगे तो इमेज के अंदर यू कैन सी दैट देयर आर 2 टेस्ट ट्यूब्स एंड बोथ आर सील्ड विद कॉक्स एट द टॉप एंड they are hanged in the solution, right, inside the test tubes. One is the iron nail and one is the copper wire. Now fill up to half the test tube containing copper wire with solution of iron sulfate. ध्यान रहे कॉपर वायर जिसमें आपने रखा है उस टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है आयरन सल्फेट, और आयरन नेल जिसमें रखी है उसमें आपको डालना है कॉपर सल्फेट, ठीक? तो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयरन नेल विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है? तो अब आपको दोनों के, क्योंकि कैसे हमें देखना है कि वो मेटल किसी दूसरे मेटेलिक सॉल्ट के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहा है. नाउ वेट फॉर अबाउट 20 minutes, गिव इट सम टाइम. We find that a chemical change has occurred in the test tube containing iron nail and copper sulfate, ठीक है? While there is no change in the tube containing copper wire and iron sulfate solution, ठीक है? तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और आयरन नेल को लटकाया था, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने आयरन सल्फेट लिया था और उसके अंदर कॉपर वायर को लटकाया था, उसके अंदर कुछ रिएक्शन नहीं हुई. तो इससे क्या क्लियर होता है, क्या ऑब्जर्वेशन से हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है? इससे रिजल्ट मिल रहा है कि वी से दैट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने देखा था. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट दूसरे किसी पार्टिकल को, दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाता है, ठीक? तो उसमें रिएक्शन क्या हुई है, Fe इज आयरन, आयरन नेल से जो मिला, Fe प्लस CuSO4 इज कॉपर सल्फेट, ठीक है? तो ये रिएक्शन हो जाती है और ये रिएक्शन होती है ऐसे, ठीक है? तो Fe which was taken in solid form like iron nail, CuSO4 which was taken as a solution, an aqueous solution, which gives FeSO4, तो वो बना देगा आयरन सल्फेट सॉल्ट और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को भगा देगा सॉल्यूशन से,
ठीक है, तो कॉपर जो है उसके अंदर और मेटेलिक फॉर्म में वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज व्हाट द रिएक्शन happens inside the test tube where iron was introduced, iron nail was introduced with the copper sulfate solution. ठीक है, due to this reaction the blue color of copper sulfate has disappeared and reddish brown deposit of copper is observed. Actually more reactive metal iron has displaced the less reactive metal copper from its solution. तो blue color का होता है copper sulfate solution, तो वो तो color blue गायब हो गया और जो आयरन नेल थी वो भी गायब हो गई और आयरन नीचे कॉपर के पार्टिकल्स बैठ गए और वो कॉपर आया कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था वो ब्रेक हो गया, उसमें कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने, आयरन रिएक्ट कर गया सल्फेट से। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या पता चला भाई, आयरन जो है उसको कॉपर को डिस्प्लेस कर पाया, इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, आयरन के पास में ज़्यादा रिएक्टिव पावर्स थी कॉपर से, इसलिए आयरन ने और कॉपर को भगा दिया और खुद सल्फेट से रिएक्ट कर गया। ठीक है, we can thus generalize that reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solutions or molten form। इसलिए हम क्या कंक्लूजन पे आए हैं, इस कंक्लूजन पे आए हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, भगा सकते हैं। और इसी के बेसिस पे एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि जो मेटल्स हैं, जो कंपाउंड, जो एलिमेंट्स हैं, वो किसी दूसरे को बता देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो आएगा टॉप पे और जो लेस रिएक्टिव है वो जाएगा उसके नीचे। ठीक है, तो जो जितने ज़्यादा रिएक्टिव हो वो उतना लिस्ट में टॉप पे आएगा और जो जितना कम रिएक्टिव है, जो आसानी से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो कहाँ जाएगा, नीचे ही नीचे। ठीक है, तो ये कुछ मेटल्स की लिस्ट है रिएक्टिव मेटल्स के रिएक्टिविटी सीरीज की। ठीक है, कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसमें। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है इन मेटल्स में वो है पोटेशियम, देन इज सोडियम, देन इज कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। और सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन है, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये ऐसे मेटल्स हैं जो आसानी से रिएक्ट नहीं करते और जो दूसरे मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी, आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं। इससे रिएक्टिविटी सीरीज से एक बात और समझ में आती है कि अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसे कि ऊपर देखा हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, इस इमेज को एक बार यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। तो कॉपर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के नीचे है। ठीक है, दिस इज आयरन, दिस इज आयरन इन द रिएक्टिविटी सीरीज एंड कॉपर ये रहा। ठीक है, तो आयरन ऊपर है, इसका मतलब क्या है कि आयरन जो है वो कॉपर का कोई सॉल्ट होगा। अगर कोई कॉपर का सॉल्ट है, जैसे हमने अभी लिया था कॉपर सल्फेट विच इज द सॉल्ट ऑफ कॉपर, तो कॉपर सल्फेट से या कॉपर सॉल्ट से और कॉपर को हटा देगा। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में उसके ऊपर है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को भगा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आयरन जो है उसको कौन रिएक्टिविटी सीरीज से और भगा सकता है, तो जिंक जो है उसको भगा सकता है। जिंक क्या है, जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन से भी टॉप पर है। तो अगर उस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक ऐड करते हैं तो जिंक उसको भी हटा देगा, कैल्शियम उसको भी हटा देगा। तो राइट, दिस इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम दिस रिएक्टिविटी सीरीज कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है या ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो है उनकी रिएक्शंस कैसे होती हैं मेटल्स के साथ में। ठीक है, तो रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम नोबल गैसेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ मेटल्स की, नॉन मेटल्स की एंड नोबल गैसेस की।
ठीक है, तो नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस वो होती हैं जिनकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन ना तो लेंगे ना ही देंगे, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास में ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो नोबल गैसेस जैसे सबसे छोटी नोबल गैस है हीलियम, उसके बाद नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उनके एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर जैसे हीलियम का है 2, नियॉन का है 10, आर्गन का है 18। तो आप देखेंगे कि ये जो सीरीज जो बन रही है, ठीक है, वो उसी हिसाब से बन रही है जिसमें लास्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हैं। प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो रखी है, उसके अंदर ना ही उनको रिक्वायर्ड है, ना ही वो देंगे, ना ही वो डोनेट करेंगे, ना ही वो रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अब देखें तो पहली शेल होती है। अच्छा, ये शेल्स जो है उनके नाम जो स्टार्ट होते हैं वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं। तो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली जो होगी उसे के नाम दिया है, के के बाद आएगा एल, देन एम, देन एन, देन ओ, देन पी, इस तरीके से। तो के से स्टार्ट करा है नाम। और सबसे पहली ऑर्बिट जो है न्यूक्लियस के, उसका नाम है के शेल। नेक्स्ट ऑर्बिट जो है, सेकेंड ऑर्बिट इज एल शेल। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है एम, इस तरीके से और शेल्स डिवाइड की गई हैं। ठीक है, तो के एल एम एन। हम बात कर रहे हैं हीलियम की। तो हीलियम में हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब एक पहली शेल में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि पहली शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट है। पहली शेल जो होती है वो छोटी होती है और छोटे होने के कारण उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, दूसरी जो ऑर्बिट होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है, तो वो साइज में बड़ी ऑर्बिट होने के कारण उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और मैक्सिमम कितने आ जाते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड ऑर्बिट की। सेकेंड ऑर्बिट और उसका साइज जो है वो साइज कितना बड़ा होगा? वो साइज इतना बड़ा होगा कि उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आर्गन। ठीक है, तो अब हम अब देखते हैं नियॉन को। तो नियॉन के अंदर हमने देखा 10 है उसका एटॉमिक नंबर। 10 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब उसके अंदर 10 प्रोटॉन है। 10 प्रोटॉन है, इसका मतलब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। क्यों? क्योंकि नियॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है या जितने प्रोटॉन है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब है नियॉन के पास में 10। पहली ऑर्बिट में दे दीजिए 2, बचे कितने? 8। तो 8 सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8, तो उसको 8 से फिल कर दीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम समझ रहे हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डिवाइड हुए हैं वेरियस सब्सटेंसेस में, एलिमेंट्स में, लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये तो हमने देखी नोबल गैसेस। अभी हम देख रहे हैं मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होती है कि यूजुअली, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं यूजुअली, ठीक है, वो क्या करेंगे कि उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में 1 या 2 या 3 एक्स्ट्रा होंगे, जिसको वो दे करके और रिएक्ट करना पसंद करेंगे। सिमिलरली नॉन मेटल्स जो है उसको थोड़ा ऑपोजिट है कि उनके अंदर टेंडेंसी होगी कि 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन से ले लें और अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, स्टेबल हो जाए। जैसे मेटल्स में बात करें सोडियम, तो सोडियम जो है उसकी वैलेंसी है 1। अब वो कैसे है? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब 11 उसके पास प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड दैट एटम। ठीक है, उस एटम में या उस एलिमेंट के अंदर, उस एलिमेंट के एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है अगर एटम के ऊपर, तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। ठीक है, ये इतना सिंपल समझ लीजिए कि भले ही मास में, ठीक है, बहुत अंतर होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस में बहुत अंतर होता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम।
ठीक है, 10,000 गुना का फर्क होता है। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा ट्रक और एक छोटी सी सुई, छोटी सी सुई हो गई इलेक्ट्रॉन का मास, और बहुत बड़ा ट्रक 10,000 किलो का, वो हो गया एक प्रोटॉन का मास। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए मास में तो नेग्लिजिबल हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्जेस जो होंगे उनके वो सेम होंगे, तो इलेक्ट्रिकली वो एक्टिव होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल एटम की बात करें तो ओवरऑल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो चार्ज ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। लाइक अगर हमारी बॉडी की बात करें, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिकल करेंट्स हैं, लेकिन क्या इस वक्त हम किसी डिवाइस को टच कर रहे हैं तो वो क्या इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जा रहा है? नहीं, क्योंकि राइट नाउ दे आर न्यूट्रल। ठीक है, इस वक्त वो जो चार्जेस हैं वो इस वक्त एक्टिव नहीं है। पर क्या हम चार्जेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो हाँ, आपने बचपन में कभी किया होगा, तो स्केल के ऊपर आप ये अपने हेयर को रब करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें चार्ज जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो रबिंग से वो चार्ज डेवलप हो जाता है। तो हम चार्ज को एक्टिव किया जा सकता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर वो चार्ज एक्टिव किया जा सकता है बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हियर एंड देयर। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एटम की, तो एटम जो है वो न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कब? जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन रिएक्शन करने के समय उसको क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो वो है, लेकिन स्टेबिलिटी भी चाहता है। तो स्टेबिलिटी लेने के लिए वो इलेक्ट्रॉन या तो दे देता है या इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और इलेक्ट्रॉन के साथ ही डील क्यों करता है? प्रोटॉन क्यों नहीं लेता या देता? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कैद होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो बहुत छोटे पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब मिल करके एक न्यूक्लियस के अंदर सेंटर में कंबाइन होते हैं और बहुत क्लोज होते हैं। तो उसमें से प्रोटॉन को अलग कराना बहुत मुश्किल होता है। पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, हल्का पार्टिकल होता है, और बाहर घूम रहा होता है, इसीलिए तो बाहर घूम रहा होता है, इसलिए उसको कोई भी उठा करके और ले लेता है। पर सिर्फ बाहर वाली शेल से ही ले पाता है। ठीक है, सेकेंड लास्ट शेल से नहीं ले पाएगा, क्योंकि सेकेंड लास्ट शेल के ऊपर अंदर न्यूक्लियस का भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड करके रखता है। जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रांग जो अट्रैक्शन पावर है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे घूमता घूमता और निकल गया दूर, नहीं जाएगा वो दूर। क्यों? क्योंकि वो उनके बीच में एक फोर्स है, अट्रैक्शन है। वो क्या है? अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर आसानी से नहीं भाग पाता। लेकिन हाँ, कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर आ जाएगा, या फिर एटम खुद डिसाइड कर लेगा कि एटम को अगर रिएक्ट करना है, स्टेबल होना है, तो वो क्या करेगा? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन तू जा, लाइक दैट। ठीक है, तो जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। ठीक है, उसको कैसे होगा? तो 11 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं। फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं 2। सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं 8, तो 2 + 8 10। तो थर्ड शेल में कितने बच गए? थर्ड शेल के अंदर आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो है वो कभी किसी से रिएक्ट करेगा तो उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, जिसको वो एक इलेक्ट्रॉन को अगर दे देगा किसी को, तो उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो वो शेल नहीं बचेगी, और वो शेल नहीं बचेगी तो वो जो उसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो रह जाएगी L। ठीक है, जो सेकंड शेल है वो उसकी आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी। और क्या आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुलफिल्ड है? क्या वो स्टेबल हो जाएगा? तो यस, तो सोडियम विल बी स्टेबलाइज्ड एज अ सोडियम आयन, बट ड्यूरिंग अ रिएक्शन। सोडियम आयन जो है इंडिपेंडेंटली नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए फोर्स, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए उसको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और वो फोर्स कैसे चाहिए उसको? अगर कोई दूसरा केमिकल सब्सटेंस वहाँ मौजूद है तो उसको वो फोर्स मिल पाएगा, और वो बोलेगा कि ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जा इलेक्ट्रॉन जा, जी ले अपनी
उसको इलेक्ट्रॉन को वो भेज देगा और रिएक्ट कर जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 12 है, तो 12 है तो उसके पास 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एल्यूमिनियम में 3 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लाइक दैट। नॉन मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 5। तो फर्स्ट शेल में उसके पास कितने, उसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 7। तो इलेक्ट्रॉन 7 है तो 7 डिवाइड करेंगे कैसे, तो फर्स्ट शेल में तो आ जाएंगे 2, बचे कितने 5, तो सेकंड शेल में आ जाएंगे 5। पर सेकंड शेल में कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3, और वो जब रिएक्ट करेगा तो वो सामने कोशिश करेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसको स्टेबिलिटी हो जाए, उसको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब 3 इलेक्ट्रॉन जब उसको मिल जाएंगे तो उसके पास में चार्ज कितना हो जाएगा, -3, और वो रिएक्ट कर जाएगा। सिमिलरली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड आयन बना देगा और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2-, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2-6, ठीक है। तो पहली शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये वही जो मैंने आपको अभी जो थ्योरी जो आपको समझाया है इस टेबल के थ्रू, ये वही उसी के अंदर पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन को देख लेते हैं एक बार। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम के पास में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ऑक्टेट के अलावा, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला अगर दे देगा तो ऑक्टेट उसका पूरा हो जाएगा। सिमिलरली क्लोरीन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन कम, ठीक है। क्लोरीन का जो लास्ट जो है वो है 287, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, तो उसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो बोलेगा कि मेरे लास्ट जो ऑक्टेट है, लास्ट जो ऑर्बिट है उसके अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण और मेरा ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो कोई अगर 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊं। तो सोडियम भागा भागा आ जाता है, सोडियम भागा भागा आ जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन साथ ले आता है और बोल देता है कि भाई तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देना है, चलिए आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट करे कैसे, आयंस बन के, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड इनके बीच बन जाता है और वो कैसा हो जाता है, देखिए ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है। तो सोडियम है उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मंडरा रहा है जो उसको देना है, और क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, सोडियम बोलेगा इलेक्ट्रॉन को भाग जाए इधर से, और क्लोरीन के पास जाकर के वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम जो है वो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। और लेकिन क्योंकि अभी उनके बीच में एक रिलेशन है, वो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ है उसी के वजह से वो आयंस में कन्वर्ट हुए हैं, इसलिए वो आयनिक फॉर्म में ऐसा नहीं होगा कि अब मैं तो सोडियम आयन हो गया, अब मेरा तेरे से कोई रिश्ता नहीं और मैं चला यहाँ से, नहीं, वो जुड़ा रहेगा क्लोरीन से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो सोडियम का ही है और सोडियम ने खुद को स्टेबल किया, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे करके और खुश हो गया। और क्लोरीन के साथ भी सेम हुआ, लेकिन अब उन दोनों को साथ रहना पड़ेगा। ठीक है। तो सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज, ठीक है, वो साथ क्यों रहना पड़ रहा है, क्योंकि सोडियम हो चुका है पॉजिटिव और क्लोरीन हो चुका है नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फोर्स है, उस फोर्स की वजह से, और वो कैसा फोर्स है, आयनिक अट्रैक्शन, क्योंकि वो आयंस में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसलिए वो अब अलग नहीं हो सकते, रहना उनको साथ पड़ेगा। सिमिलरली क्या मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में भी सेम हो जाएगा, सिर्फ इतना अंतर होगा कि मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोरीन से बोलेगा कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो एक क्लोरीन जो है तुम तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, तो तुम्हारा भाई को भी साथ लेकर के आओ, ताकि दोनों को हम 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। और फिर मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोरीन एटम से रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा क्या, MgCl2,
ये इसकी इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, अब बात करें आयनिक सब्सटेंस, ये जो आयंस बन रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल नेचर क्या होता है इनका, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। ठीक है, आयंस जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे और कैसे होंगे, हार्ड होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, जहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत पास पास हों। ठीक है, तो वो जो कंपाउंड तैयार होगा, जो पार्टिकल्स जब पास पास हैं तो कंपाउंड जो होगा वो सॉलिड बनेगा, और जितना ज़्यादा पास होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा सब्सटेंस। ठीक है, तो आयनिक अट्रैक्शन जो है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन होता है इसलिए पास पास आ जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अच्छा अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, जब भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा जुड़ने की टेंडेंसी है, अलग नहीं होने की टेंडेंसी है, वो साथ जुड़ना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि आयनिक फोर्स है, आयनिक अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ऑब्वियसली उनको अलग करने के लिए, उनको मेल्ट करके पार्टिकल्स को दूर करने के लिए, मेल्ट हो जाता है तो उसकी स्टेट कैसे हो जाएगी, लिक्विड। लिक्विड हो गया तो उसका मतलब पार्टिकल्स क्या हैं, दूर हो रहे हैं, पार्टिकल्स दूर हो रहे हैं, लेकिन वो होना नहीं चाहते, इसलिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मतलब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो है सॉलिड है, जुड़े हुए हैं साथ में, उनको अलग करना है, उनको रिलीज करना है, उनको दूर करना है। ठीक है, और वो कैसे होगा, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होगा कि जब उसको सब्सटेंस को इतनी हीट दें कि वो गैस में चेंज हो जाए, उसकी स्टेट लिक्विड से और गैस में चेंज हो जाए, तो वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो ऑफ कोर्स आपको समझने वाली वही सिंपल सी बात है कि जो सॉलिड से लिक्विड जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेगा, तो वो लिक्विड से गैस जाने में तो और भी ज़्यादा एनर्जी लेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा, और रीज़न वही क्योंकि आयनिक फोर्स है, आयनिक अट्रैक्शन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम इंटर आयनिक अट्रैक्शन। उनके बीच में जो आयनिक अट्रैक्शन है, जो बीच में आयनिक फोर्स है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता क्या है, वो मिक्स होना कैसा पसंद करते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज केरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, तो ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है, लाइक केरोसिन या पेट्रोल, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर होंगे। ठीक है, वो वाले सब्सटेंसेस जो है, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं, उनके अंदर तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, उनके अंदर तो मिक्स नहीं होंगे। कौन, आयनिक कंपाउंड जो आयंस फॉर्म करते हैं, लेकिन वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर ये घुल जाते हैं। आयनिक कंपाउंड यूजुअली सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, यूजुअली जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तो आयनिक होते हैं, सॉल्ट होते, सॉल्ट आपको पता ही है, मोस्टली सॉल्ट जो है वो पानी में घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब हीट कैसे कंडक्ट करेंगे, तो अरे सिंपल सी बात है, जब आयंस हैं, चार्जेस हैं, तो चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। सिंपल सी बात है, जब चार्जेस मौजूद हैं ऑलरेडी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या चाहिए, एक तो मीडियम चाहिए जिसके अंदर वो फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो खुद फ्लो होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फ्लो होने के लिए, और मीडियम चाहिए कि उसके अंदर फ्लो हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो सॉल्यूशंस जो होंगे, ठीक
ठीक है, सॉल्यूशंस मतलब जिसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशंस जो होंगे, जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, प्लस चार्जेस वाले, नेगेटिव चार्जेस वाले, तो उसके अंदर से आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आयंस मौजूद है, तो आयंस फटाक से इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर करवा देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फटाक से पहुंच जाएगी। आयंस मूव टू द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ऑब्वियसली आयंस कैसे मूव करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही उसको मौका मिलेगा, जैसे ही उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी, फोर्स मिलेगा, तो तुरंत जाने की कोशिश करेगा किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। जैसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ उसने मूवमेंट चालू किया, इलेक्ट्रॉन जो है उसने मूवमेंट चालू किया पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव आयंस की तरफ, तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू। They also conduct electricity in the molten state because ions become slightly free in the molten state। ठीक है, तो molten state में भी इलेक्ट्रिसिटी या तो एक्वस सोल्यूशन होगा, तो एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर घुला हुआ है वो। ठीक है, आयंस तो आराम से उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। या फिर मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट में भी आयंस फ्लो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोल्टन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्री हो जाता है। ठीक है, वरना अगर पार्ट मूव कर पा रहे हैं, आयंस को मूव करने के लिए मोल्टन स्टेट में जगह मिल जाती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो मोल्टन स्टेट में हो जाती है आयनिक कंपाउंड्स में। अब उसके बाद में देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, ये एक्टिविटी आप खुद से अब पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की कहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब हम एक्चुअल में अकरेंस ऑफ कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड्स जो हैं वो नेचुरली मिल रहे हैं कहाँ पर? अर्थ क्रस्ट पे। अर्थ क्रस्ट पे मतलब अर्थ की कोई जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो कि कुछ किलोमीटर्स की होती है, और उसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज़मीन पर ही मिलते हैं। ठीक है, कुछ मीटर्स पे। मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स। अब ओर्स क्या होते हैं? सॉरी, ओर्स क्या होते हैं? वो मिनरल्स जो कि किसी प्रॉफिट्स के लिए और उस पर से मेटल्स निकाले जाएं। ठीक है, जैसे कि आयरन ओर, तो आयरन ओर के अंदर से आयरन निकाल लेंगे और उस आयरन को प्रॉफिटेबल काम के लिए, मतलब बिजनेस के पर्पज से आयरन को इस्तेमाल करेंगे। तो जिस चीज़ से आपने आयरन निकाला है, सो दैट इज एन आयरन ओर। ठीक है, तो ओर क्या होता है? जहाँ से आप मेटल को निकाल रहे हो और उसको यूज़ कर रहे हो। Sea water also contains some soluble salts such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. और सी वाटर के अंदर भी सॉल्ट होता है, राइट? आपको पता होगा, कभी अब आप बीचेस पे या कभी सी वाटर देखोगे आपने, तो वो सॉल्टी होता है। ठीक है, इट्स सलाइन। ठीक है, जिसके अंदर सॉल्ट मिक्स, बहुत सारे तरीके के सॉल्ट्स मिक्स होते हैं। ठीक है, जो कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं, कुछ नुकसानदायी भी होते हैं। तो अब सी वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, नमक। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, अनदर सॉल्ट ऑफ क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये मौजूद है नॉर्मली इन जनरल। तो वहाँ से भी मेटल्स जो हैं निकाले जा सकते हैं, इन सॉल्ट से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक्चुअल में कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है। On the basis of reactivity, we can group the metals into 3 categories। ठीक है, तो मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्या है वो? मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। तो मेटल्स जो हैं वो लो रिएक्टिव हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में इसका, और वो क्या है? गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर। ये मेटल्स जो हैं वो आसानी से सबसे रिएक्ट नहीं करते। फिर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी में जो क्या एग्जांपल्स हैं? जिंक, आयरन, लेड। ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, और रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ मिलेंगे? बीच में। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी क्या है?
जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये कौन से मेटल्स हैं? ये तुरंत रिएक्ट करने वाले मेटल्स हैं, ये ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो अब इनके इलेक्ट्रोलिसिस देख लीजिए, तो ऑलराइट, इनका एक्सट्रैक्शन देख लीजिए। ठीक है, तो वो कहाँ पर मिलते हैं ये? तो ये जो कंप्लीट सीरीज है, ये देख रहे हो अब टॉप से बॉटम तक, ये वही है रिएक्टिविटी सीरीज, ये एक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, कि मेटल्स की एक्टिविटी करने की क्या टेंडेंसी है। ठीक है, और वो मेटलर्जिकल कौन सा तरीका है जिससे कि वो निकाले जा रहे हैं, जिससे वो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं? तो इलेक्ट्रोलिसिस से निकाले जा रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। और नेटिव स्टेट में, नेटिव स्टेट मतलब वो अपनी जनरल आते हैं, क्योंकि रिएक्ट नहीं करते किसी से। जब किसी से रिएक्ट नहीं कर जाएंगे तो वो क्या है? सिल्वर एंड गोल्ड, He and Au। Ores of many metals are oxide। ठीक है, बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव। ठीक है, और मीडियम हाई रिएक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनका इलेक्ट निकाला जा सकता है मोल्टन ओर से। प्योर मेटल बनाया जा सकता है कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। ठीक है, ये एक मेथड है हाईली रिएक्ट करने का प्योर फॉर्म से। ठीक है, अब मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं उनको कैसे निकाल सकते हैं? या तो अगर कार्बोनेट ओर है या फिर सल्फाइड ओर है। ठीक है, कार्बोनेट ओर है मतलब मेटल और कार्बोनेट है, सल्फाइड ओर है मतलब मेटल और सल्फाइड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स की। मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जिनमें हो सकता है या तो कार्बोनेट या फिर सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर है तो उसको निकालेंगे कैल्सिनेशन से। और मीडियम रिएक्टिव है और सल्फाइड ओर है तो वो निकालेंगे रोस्टिंग से। ठीक है, और फिर उसके बाद में मिल जाएगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, और फिर ऑक्साइड को कर देंगे रिड्यूस। रिड्यूस करना मतलब उसमें से ऑक्सीजन हटा देंगे और फिर फाइनली प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? तो अभी पढ़ेंगे भी। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या है। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स जो कि सब चीज से आसानी से रिएक्ट नहीं करते, कुछ से कर देते हैं। ठीक है, तो वो या तो मिलेंगे कार्बोनेट फॉर्म में या मिलेंगे सल्फाइड फॉर्म में। सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे तो हम करेंगे रोस्टिंग और सल्फाइड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, सल्फाइड को अलग करेंगे। और कार्बोनेट फॉर्म में है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन और उससे ऑक्साइड ऑफ मेटल जो मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल ले लेंगे। ठीक है, दोनों केसेस में सल्फाइड हो चाहे कार्बोनेट हो, दोनों केसेस में, दोनों प्रोसेसेस के बाद में ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। और वो जो ऑक्साइड ऑफ मेटल है उसको रिड्यूस कर देंगे तो ऑक्सीजन जो है उसके अंदर से वो हटा देंगे। ऑक्साइड है वो मेटल का, तो इसका मतलब वो मेटल है और ऑक्सीजन है। सिंपली अब ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन को हटाना है मतलब उसको रिड्यूस करना है। ऑक्सीजन को जोड़ना है मतलब उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो ऑक्सीडाइज करना मतलब ऑक्सीजन जोड़ना, और रिड्यूस करना मतलब ऑक्सीजन निकालना। ठीक है, ऑक्सीजन निकालेंगे जैसे ही तो प्योर मेटल मिल जाएगा। और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ठीक है, अब इसी तरीके से देखना है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिव मेटल्स के साथ में क्या करना है? तो मान लो अगर सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर है तो सिंपल रोस्टिंग प्रोसेस से उसको निकाला जा सकता है। और फाइनली जो मेटल मिलेगा उसको रिफाइन करना है, बिकॉज जो मेटल मिलता है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, हम बात कर रहे हैं सिल्वर की। ऑर्नामेंटल ज्वेलरी बनती है इन मेटल्स से, तो इसीलिए ये मेटल्स जो हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव। तो इनको रिफाइन भी करना पड़ता है। रिफाइन मतलब कि और एकदम प्योरेस्ट फॉर्म निकालनी पड़ती है। तो काफ़ी जगह तो क्या होता है, हीटिंग होती है। ठीक है, तो गोल्ड की हीटिंग होती है, और जितना ज़्यादा वो हीट होता है उसकी एक इम्प्योरिटीज़ जो है वो जाती जाती है, और वो गोल्ड जो है मोल्टन फॉर्म में बच जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म में बच जाता है, सॉफ्ट फॉर्म में। ठीक है, नाउ ores are generally contaminated with impurities such as soil, sand called ganj. These impurities must be removed from the ores before proceeding to extraction. The method used for removing ganj depends upon the physical and chemical properties of ganj and the ore.
ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो कि ओर्स हैं उनके अंदर सब तरीके की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। मिट्टी हो सकती है, कुछ और कोई कंपाउंड हो सकता है, सॉइल है, ठीक है। ये सारी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो ये इम्प्योरिटीज़ जो है ओर्स से हटानी पड़ती हैं, एक्सट्रैक्ट करनी पड़ता है ओर को इन इम्प्योरिटीज़ से अलग, ठीक है। और ये जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा, उस ओर की या जो चीज़ हमें चाहिए उसकी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वो क्या है और वो कैसे की जाती हैं। तो सच मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव। कौन से मेटल्स जो कि लो है, नीचे हैं एक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। मेटल एक्टिविटी सीरीज जो है उसमें नीचे जो मिलते हैं मेटल्स वो लो रिएक्टिव हैं, बिल्कुल रिएक्ट करना नहीं पसंद करते। फॉर एग्जाम्पल सिनेबार क्या है? HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, इज एन ओर ऑफ मर्करी, ठीक है। वो क्या है? एक मर्करी का सल्फाइड ओर है। क्या नाम है? सिनेबार। When heated, it is first converted to mercury oxide, which on further heating changes to metallic mercury. तो मर्करी जो सल्फाइड है उसमें से क्या किया जाता है? उसको पहले गर्म किया जाता है। तो गर्म करने से क्या हो जाता है? वो मर्करी ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, सल्फाइड जो है वो ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और फिर उसको और हीट करते रहते हैं तो ऑक्सीजन भी उसमें से रिलीज हो जाता है और मिल जाता है मेटेलिक मर्करी इन द प्योर फॉर्म विच इज मेटेलिक मर्करी। रिएक्शन देख लो इसकी क्या होगी। इसकी रिएक्शन होगी HgS सिनेबार प्लस 3O2 मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो मिल जाएगा HgO2 ट्वाइस HgO मर्करी ऑक्साइड प्लस SO2 गैस उड़ जाएगी। SO2 जो है वो गैस की फॉर्म में है, गैस तो उड़ गई, और सॉलिड जो है मर्करी ऑक्साइड विच इज सॉलिड, तो वो मिल जाएगा। अब उसको और हीट करते रहो। तो 2HgO विच इज सॉलिड ऑन हीटेड गिव्स अ ट्वाइस Hg विच इज लिक्विड। तो मर्करी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो मर्करी मिल जाएगी प्योर फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली कॉपर विच ऑकर्स इन नेचर एज Cu2S, ठीक है। कॉपर जो कि नेचर में मिलता है किस फॉर्म में? कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में, कैन बी ऑब्टेन बाय जस्ट हीटिंग इन एयर, ठीक है। उसको भी आप कॉपर जो है बना सकते हैं, कैसे? सिंपली बस उसको एयर में हीट करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके, ठीक है। तो Cu2S अब ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो वहां से उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो और दे देगा कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, ये सॉरी इधर देखो, इधर O आना चाहिए, कॉपर ऑक्साइड दे देगा, ये कॉपर सल्फाइड नहीं देगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2। सिमिलर रिएक्शन ही होगी जैसी मर्करी की होती है ऐसी ही, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और फिर इस कॉपर को, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, इसमें ध्यान रखिए इसके अंदर कॉपर की वैलेंसी जो है 1 है, ठीक है। ये CuO नहीं है, CuO होता है जिसमें कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमें दोनों की वैलेंसी जो है वो आपस में और कैंसिल हो जाती है, इसलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती CuO के अंदर कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोनों का एक मॉलिक्यूल काम में, दोनों का एक ही एटम काम में आता है। लेकिन Cu2O के अंदर हम देखें तो कॉपर की वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो ध्यान रहिए, ठीक है, कॉपर 1 ऑक्साइड है ये। तो Cu2O प्लस Cu2S, ठीक है। कॉपर 1 ऑक्साइड जब कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो हीटिंग, जब हीट करेंगे इसको और, तो वो बना देगा Cu प्लस SO2, ठीक है। तो वो दे देगा कॉपर और SO2, फर्दर आपको दे देगा कॉपर। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब जो एक्टिविटी सीरीज में बीच में मिलते हैं जैसे जिंक, लेड, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो इनके क्या मिलते हैं? हमें सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स मिलते हैं ओर्स में, विच आर बोथ कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फर्स्ट। और वो भी क्या करेंगे? सबसे पहले तो उनकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करे जाते हैं एंड देन उनको प्योर मेटल जो है उस प्योर मेटल को निकाला जाता है।
द सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट देंगे जब, और एक्सेस एयर मतलब फुल अबंडेंस एयर खूब रखेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसको सफिशिएंट अमाउंट में मिलनी चाहिए। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, इसी को ही रोस्टिंग बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, हवा में, एयर में, और हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, दैट इज रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर इज चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। द इक्वेशंस फॉर द टू प्रोसेसेस आर गिवन बिलो। ठीक है, तो अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जो है, इनकी दोनों की जो रिएक्शन है उसका देखिए प्रोसेस। तो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में जो है उसे खूब एयर की प्रेजेंस में और गर्म किया, ठीक है, तो मिल गया जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कैल्सिनेशन क्या कह रहा है कैल्सिनेशन में उसको हीट करना है किसकी, एब्सेंस ऑफ एयर में, मतलब लिमिटेड, कम एयर में। ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर नहीं देना है, एक्सेस ऑफ एयर होगा तो ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल अबंडेंस में होगा, पर हमें ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करना नहीं है। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट जो है इसको जब अपन हीट करेंगे लिमिटेड एयर में, तो वो दे देगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। अब दोनों केसेस में जिंक ऑक्साइड मिल गया है। अब जिंक ऑक्साइड को और गर्म कीजिए तो उसमें ऑक्सीजन जो है रिलीज हो जाएगी और जिंक मेटल मिल जाएगा। और किसकी प्रेजेंस में गर्म करना है उसको, कार्बन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स आर देन सब्जेक्टेड टू रिडक्शन विद कार्बन। तो कार्बन की प्रेजेंस में उसको जब गर्म करेंगे तो कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन के, मतलब ऑक्सीजन नहीं देनी है उसको, कार्बन के प्रेजेंस में उसको गर्म करना है, तो वो दे देगा जिंक मेटल प्योर फॉर्म और कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज गैस, और गैस उड़ जाएगी। रिडक्शन कैन ऑल्सो बी ब्रॉट अबाउट बाय रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, calcium, aluminium, etc. When manganese dioxide is heated with aluminium, the following reaction takes place. ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं कि ये जो मिडल रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इनकी रिडक्शन हो सकता है, इनसे ऑक्सीजन जो है वो हटाया जा सकता है। कैसे, इनको किसी हाई रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करवा दो, जैसे मैंगनीज जो है वो मिड में है और एल्यूमिनियम जो है वो टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अब मैंगनीज ऑक्साइड जो है उसको हटाने के लिए एल्यूमिनियम मेटल का यूज़ कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम मेटल क्या करेगा, उस मैंगनीज को तो अलग कर देगा और ऑक्साइड खुद बना लेगा, खुद ऑक्सीजन को अपने रिसीव कर लेगा और उसे रिड्यूस कर लेगा, खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका मतलब खुद ऑक्सीजन ले लेगा, और दूसरे को रिड्यूस कर देगा मतलब दूसरे से ऑक्सीजन हटा देगा। ये इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इन द अबव रिएक्शन मैंगनीज इज गेटिंग रिड्यूस्ड व्हाइल एल्यूमिनियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। एल्यूमिनियम इज हाई। व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मिट प्रोसेस और व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन। तो मान लो ये 1 नंबर का है या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है और प्रोसेस बताना है। ठीक है, तो Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आयरन प्लस Al2O3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन उसमें मिलेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व भी होगी। बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होने की वजह से वो मोल्टन स्टेट में आयरन मिलेगा। ठीक है, तो आयरन जो है देखो इधर ध्यान से लिक्विड स्टेट में है, इसका मतलब वो मेल्ट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स टॉप पर हैं उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो द मेटल्स एट द हायर एंड ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स जो हैं जो टॉप में हैं एक्टिविटी सीरीज के वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। Their oxides cannot be reduced with carbon because the metals have greater affinity for oxygen than carbon। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं
कि जो ऑक्सीजन, उनके जो ऑक्साइड्स हैं उनको कार्बन की मदद से और रिड्यूस नहीं कर सकते। जैसे ऊपर हमने किया था कि कार्बन की मदद से और ऑक्सीजन हटा दिया था। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड जो है, मतलब ऑक्साइड जो है वो इतने स्टेबल नहीं है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल था। तो कार्बन जो है वो बोलेगा तुरंत ऑक्सीजन को कि चलो मेरे साथ बॉन्ड बना लो, और रिएक्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और मेटल को फ्री कर देगा। मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, मेटल को फ्री हो गया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है ये, ठीक है। हाईली रिएक्टिव है तो कार्बन की बस की बात नहीं है उनको छुड़ा पाना, ठीक है। तो देयर ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस विद कार्बन बिकॉज द मेटल्स हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ठीक है। क्योंकि वो कार्बन जो है ऑक्सीजन को बॉन्ड नहीं आसानी से बना पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीजन को टाइट होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ नॉर्मल कार्बन की प्रेजेंस में गर्म करने से नहीं होगा। तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, ठीक है। तो उनकी जो मोल्टेन क्लोराइड्स है, किनके? सोडियम की या फिर मैग्नीशियम की या फिर कैल्शियम की जो मोल्टेन क्लोराइड है, उनके उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके वो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड एट द कैथोड व्हाइल क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। द रिएक्शंस में बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो अब वो जो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भी होता है उसके अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, ठीक है। जो कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है और एनोड जो होता है वो नेगेटिव पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेता है, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। वही है पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन, दैट इज इट, ठीक है। तो द मेटल्स आर ऑब्टेन्ड एट द कैथोड, ठीक है। अब जो मेटल्स या जो भी आप एलिमेंट्स जो भी ले रहे हैं सॉल्ट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होंगे? तो उसका जो मेथड मेटल जो भी है, ठीक है, जो उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आ जाएगा कैथोड के ऊपर, और जो नॉन मेटल है या जो भी इस केस में जैसे क्लोराइड है, इस केस में जो भी सॉल्ट का जो भी एनायन है, ठीक है, जो नेगेटिव आयन है वो आ जाएगा एनोड के ऊपर, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है। सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कर रहे हैं तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में उसको लेकर के आ रहे हैं, तो सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा और सोडियम की फॉर्म में आ जाएगा, और क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। जो कि पहले क्लोरीन आयन था वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा जो उसने लेकर के बैठा था, सॉल्ट के अंदर बनाया था जो आयनिक जब कंपाउंड उसने बनाया था सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में उसने क्या किया था? तो उसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लिया था और रख लिया था अपने पास, अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली थी, और सोडियम ने भी अपनी ऑक्टेट पूरी कर ली थी और आयनिक बॉन्ड बना करके बढ़िया से रह रहे थे। लेकिन